क्लास। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में कुछ अन्य टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग अपना एक नया अध्याय 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से अब ये हम लोगों को समझना है कि जो भी ये भू आकृतियां हैं, उन भू आकृतियां कैसे बनती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में कुछ अध्ययन हम लोग करेंगे। तो भूपटल में क्या होता है, जितने भी बल काम करते हैं, कौन से बल? परिवर्तनकारी बल। और ये हमेशा चलते रहते हैं। जितने भी परिवर्तनकारी बल है भूपटल में, ये हमेशा चलते रहते हैं और ये प्रक्रियाएं आगे पीछे बनती रहती हैं। भू आकृतियां हैं, बनना बिगड़ना ये इनका लगा रहता है। और इन भू आकृतियों के बनने बिगड़ने से तरह तरह के जो स्थल स्वरूप हैं, वो स्थल स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। अब इसमें अपर्दन भी होता है, अपक्षय होता है, और इसका वहन करके, अपर्दन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और फिर निक्षेपण होता है। इन सभी क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी का स्वरूप बनता और बिगड़ता रहता है। कहीं गहराई आती है, कहीं ऊंचाई आती है, कहीं उबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं प्लेन मैदान होते हैं। ये सभी चेंजिंग बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। और ये धरातल में जो ऊंची नीची स्थलाकृतियां हमको दिखाई देती हैं, इनका निर्माण होता रहता है। जबकि जो संतुलनकारी शक्तियां होती हैं, अब ये जो संतुलनकारी शक्तियां होती हैं, ये क्या होती हैं? जो कि किसी भी चीज को ऊंचाई को घिसने में और गहराई को भरने में काम करती हैं, उनको हम कहते हैं संतुलनकारी शक्तियां। ये उन सभी चीजों को समतल बनाने में जुटी रहती हैं। और धरातल की जो भी तोड़ फोड़ होती है या परिवर्तन होता है, ये सब कुछ कहा जाता है अनाच्छादन या डेनुडेशन। इसको क्या कहते हैं? डेनुडेशन कहते हैं। और फिर जो स्थिर बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, उनसे शैलों का विखंडन होता है, अपक्षय होता है। और जो गतिशील बाह्य शक्तियां होती हैं, उसमें शैलों का नग्नीकरण होता है, अनावृत्तीकरण होता है, वो घिस जाते हैं। और घिसने के बाद फिर जो है उनमें चेंजिंग आनी शुरू होती है, टूट फूट आनी शुरू होती है। ये सभी कुछ कहलाता है और अनाच्छादन हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी में छोटे से लेकर के मध्यम आकार के जो स्थलखंड होते हैं, ये सभी भू आकृति कहलाते हैं। अब भू आकृति जो ये सभी स्थलखंड हमारे कहलाते हैं, इनमें से ये भी हमको गौर करना है कि विशाल क्षेत्र में जो बहुत सारे स्थलखंड फैले हुए हैं, चारों तरफ हमको दिखाई देते हैं, इनको हम भूदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भूदृश्य कहते हैं। और जब जलवायु परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज संचलन हुआ करता है, तो ऐसी कंडीशन में भू आकृतियों की गहनता इनके स्वरूप को बदल देती है। ठीक है। और इसके बाद और आगे हम लोग कुछ देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझना पड़ेगा हम लोगों को कि जब स्थलाकृति बनती है, जब ये स्थलाकृति बना करती है, तो क्या होता है कि उसकी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। ये तीन प्रक्रियाओं से ये गुजरती है। और इसमें देखा गया है कि भू आकृतिक जो कारक होते हैं, वो स्थल रूपों के समूह का निर्माण करते हैं, जिससे अपर्दित और निक्षेपित दो रूप मिलते हैं साथ में।
अब इसमें जो अधिकतर भू-आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो कुछ देखी जा सकती हैं और कुछ नहीं देखी जा सकती। यहाँ तक कि ये भी कन्फर्म होता है कि जो भू-आकृतिक कारक हैं, इसमें क्या होता है, समुद्र तल का स्थायित्व भी देखना पड़ता है और जो भूतल का विवर्तनिक स्वरूप है, उसको भी हम देखते हैं। यदि यहाँ पे और हम लोग आगे बात करते हैं, तो जो भी भू-आकृतिक कारक हैं, इसमें कुछ अभिकर्ता होते हैं। अब कौन कौन से अभिकर्ता हैं, ये अभिकर्ता यहाँ पे सामने आ रहे हैं। प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, पवन और तरंग। तो ये सभी आपके भू-आकृतिक कारक होते हैं और इन कारकों से ही ये सभी स्थल स्वरूप हमारे परिवर्तित होते हैं। तो इन सब बारे में आप लोग अपना देख लीजिएगा और नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी कुछ बातें करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो प्रवाहित जल है और उससे संबंधित जो भी स्थल स्वरूप है, इनका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक जो है अपने नोट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अगले